हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया CHS के बारे में, सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में और JNV के बारे में भी बताया, जो कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थान थे जहां पर आप एडमिशन लेकर के बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसा ही एक स्कूल है सैनिक स्कूल, जिसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, ना भी सुना हो तो आप आज जान लीजिए। यह है सैनिक स्कूल। और सैनिक स्कूल जैसे कि JNV के बारे में मैंने आपको बताया था कि JNV जो है वो एक आवासीय विद्यालय ही है, जहां पर आपको आवास की सुविधा भी दी जाती है, मतलब वहां पर रह करके खा करके आप वहां पर पढ़ाई करते हैं। और JNV जो है हर जिले में एक जो है JNV का विद्यालय, ठीक है, मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में था, ठीक है। मैंने बताया था कि 660 के आसपास JNV है, लेकिन जो सैनिक स्कूल है ये हर जिले में ना होकर के लगभग हर राज्य में है। कुछ 4 राज्यों में नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों में नहीं है, बट ये लगभग हर राज्य में एक एक सैनिक स्कूल होता है। और एक और भी सैनिक स्कूल है जिसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये जो सैनिक स्कूल है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, लेकिन इसमें से एक ऐसा भी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, जो कि यूपी में है, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो जो सैनिक स्कूल के बारे में जानिए पहले कि जो सैनिक स्कूल है वो यहाँ पर मान के चलिए कि जैसे कि JNV था, कई स्कूल्स का एक ग्रुप था, वैसे ही ये भी कई सारे स्कूल्स हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल में जैसे कि मैंने बताया, जो संख्या की बात करें तो 33 है, एक और है तो 34। तो 34 स्कूल्स ऐसे हैं पूरे देश भर में, लगभग ऐसे बोले कि हर राज्य में एक। तो सभी स्कूल का एक सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप है, रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि आवासीय विद्यालय है, जहां पर आपको रहने खाने सारी सुविधाएं आपको वहां पर दी जाती है। और ये यहां पर बात करें तो ये भी जो है, जिस तरीके से सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है CBSE से एफिलिएटेड था, उसी तरीके से ये भी जो है सैनिक स्कूल भी CBSE से एफिलिएटेड होता है। और यहाँ का पूरा जो पाठ्यक्रम होता है पूरा CBSE के तरह ही पूरा डिजाइंड है। और यहाँ का माध्यम भी बात करें तो, हालांकि माध्यम पहले आगे बताऊंगा, बट CBSE से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर माध्यम जो रहने वाला है वो इंग्लिश रहने वाला है, बिल्कुल पढ़ाई का माध्यम। और यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो हम ये सीरीज जो स्टार्ट किए हैं स्कूल्स के ऊपर, उसमें हम उन्हीं स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत वेल नोन है और जहाँ का जो फैसिलिटी है बहुत अच्छा है, फी भी कम है। बट ये जो है सैनिक स्कूल, यहाँ की फी के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा मैं, थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर भी, थोड़ा क्या मतलब जो स्कूल्स मैंने बताया JNV CHS वहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी जो है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। और शिक्षा नो डाउट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर शिक्षा पर तो कोई डाउट ही नहीं कर सकते कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और जो सैनिक स्कूल जो है, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि सैनिक स्कूल, तो यहाँ का जो मेन उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि बच्चों को सेना में जाने के लिए तैयार करना। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को सेना में भेजना चाहते हैं, आर्मी में, नेवी में, फोर्स में, कहीं भी भेजना चाहते हैं, अगर सेना से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो आप यहाँ पर बच्चों को भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कूल का यही है कि बच्चों को सेना में जाने के लिए हमको तैयार करना है, स्कूल लेवल से ही, मेंटल तौर पर, फिजिकल तौर पर, ये सब मतलब कि मेंटल मतलब बोले तो शारीरिक मानसिक रूप से बच्चों को एकदम पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि जा करके वो बॉर्डर पर जो है सारी चीज़ों को मतलब संभाल सकें। और कोई ये मतलब कि सेना का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ बॉर्डर पे ही जाना है, आप कई सारे मतलब पुलिस में जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्मी पर्सनल में या फिर पुलिस में जाना चाहते हैं, मतलब इंटरनली, और जो हम बात करें बॉर्डर पर, तो कहीं भी आप जा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर जो है वो बच्चों को तैयार किया जाता है। और हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अच्छा एक बार यहाँ देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जो सैनिक स्कूल है उसका एम क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, पढ़ाई का माध्यम क्या है, सैनिक स्कूल ही क्यों, सैनिक स्कूल को हम चूज क्यों करें। आगे टोटल नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स कितने, हालांकि मैंने बता दिया पर फिर भी आगे बता दूंगा। एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। फिर फीस स्ट्रक्चर की बात करूंगा, और इसके बाद हम सीट्स के बारे में बात करेंगे, कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे फैसिलिटीज़ के बारे में, और थोड़ा सा हम बात कर लेंगे थोड़ा सा कि गर्ल्स के बारे में क्या है, कि गर्ल्स जो है अभी कुछ ही सालों पहले जो है गर्ल्स को इसमें एडमिशन मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था, तो उसके बारे में भी, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सैनिक स्कूल के बारे में एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया। यहाँ पर इसका एम मैं बता दूँ, एम पहले ही बता दिया है, बट जो सेना में है इनका एम यही है, मेन एम, कि बच्चों को जो है शारीरिक और मानसिक तौर पर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाने के लिए वहाँ पर तैयार करना। तो
तो अगर आपके बच्चे का या फिर किसी अगर आप पेरेंट देख रहे हैं तो पेरेंट्स का भी अगर सपना है कि अपने बच्चों को जो है आपको सेना में भेजना है, तो सैनिक स्कूल इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इस स्कूल में, अगर पढ़ाते हैं, हालांकि फी ज़्यादा है, बट अगर आप पढ़ाते हैं तो जो आउटकम निकलेगा वहाँ से वो काफ़ी मतलब जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होगा, बेनिफिट आपको बहुत होने वाला अगर आप यहाँ पर अपने बच्चों को भेजते हैं तब। ठीक है, तो ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं भी अगर आपका सपना है जाने का सेना में, तो आप यहाँ पर जा करके, हालांकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, अगर क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो समझिए कि फिर आप वहाँ से एक आर्मी बनकर ही निकलेंगे। ठीक है, मतलब एकदम सेना का पर्सनल जो होता है, ठीक है, उस टाइप से एकदम ऑफिसर की तरह आप यहाँ से निकलेंगे अगर यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तब। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर लें तो बीके कृष्णा मेनन जो थे 1961 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसका संचालन जो होता है, संचालन वो टोटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये होता है। ठीक है, मतलब आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और इसका संचालन जो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी करती है। पूरा संचालन जो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो है इसका पूरा संचालन जो करती है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और ये जो बीके कृष्णा मेनन थे इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि जो पहला जो हमारा ये सैनिक स्कूल था वो 1960 में ही स्थापित हो चुका था, जो कि लखनऊ में स्थित है, और जो अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर में आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात रही। यहाँ पर हमने एम की बात कर ली और स्थापना की बात कर ली कि कब हुई थी। आगे चले तो आगे यहाँ पर मैं बता दूं मीडियम स्टडी, मैंने पहले ही बता दिया कि टोटली जो है वहाँ पर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा और जो भी बुक्स होंगे वो सारी चीज़ें जो है एकेडमिक्स पूरा जो आपका होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, टीचर्स भी आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे, बट यहाँ पर जो है जब रीजनल लैंग्वेज को भी यहाँ पर तवज्जो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रीजनल लैंग्वेजेस को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ पर जो है रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी की भी पढ़ाई हो सकती है। आप किसी रीजन में, जैसे आंध्र प्रदेश में तो वहाँ पर अलग लैंग्वेज हो सकता है, तमिलनाडु में तो हो सकता है आपको तेलुगु पढ़ाया जाए, आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु, तमिलनाडु में तो तमिल। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर हो सकता है कि अलग सब्जेक्ट वहाँ पर एक जैसे कि मैथ, इंग्लिश के साथ ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें रीजनल लैंग्वेज का भी एक सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट जो कम्युनिकेशन होता है, मीडियम होता है, पूरी तरीके से सीबीएसई के पैटर्न पर आधारित है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा इंग्लिश ही होता है। ठीक है, अब देखिए वाई सैनिक स्कूल, भाई सैनिक स्कूल में हम क्यों जाएं? तो पहला बात कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप शुरुआत से ही कक्षा 6 से ही वहाँ पर एडमिशन लेकर के पूरी तरीके से सेना में जाने के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर यही किया जाता है। और बाद बाकी सेना का ये एंट्री गेट कहा जाता है, सेना का एंट्री गेट है, मतलब इंट्रेंस है वहाँ पर। अगर सेना में जाना चाहते हैं आप, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो ये एक तरह से इंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ पहुँच गए तो समझिए वहाँ से एक तरह से आप सेना बनकर ही निकलेंगे। ठीक है, फिर देशभक्ति, ठीक है, कई सारे गुणों का विकास हो जाता है वहाँ पर। अगर जाते हैं तो देशभक्ति सिखाई जाती है, सच्चाई के मूल्यों का विकास होता है, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन की बात करें तो अनुशासन जो है इसमें, मतलब अनुशासन जो है इतना अनुशासित होते हैं वहाँ के बच्चे। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि वहाँ से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में जो है यहाँ पर आते हैं बीएचयू में पढ़ने। तो मैं बीएचयू में कई सारे ऐसे साथी थे जो कि कुछ साथी पढ़े थे जेएनबी से भी और कुछ लोग यहाँ सैनिक स्कूल से। तो एक बात तो थी उनमें कि डिसिप्लिन जो है, सच्चाई, ये सब तो उनमें होता ही है, बट डिसिप्लिन की बात करें तो भाई डिसिप्लिन दिखता है, झलकता है कि जब आप वहाँ से पढ़ करके निकलता है कोई बच्चा, तो उसमें जो अनुशासन है ना वो झलकता है। हर समय एकदम वेल ड्रेस्ड रहेंगे, टाई लगा करके पूरा अच्छे से, मतलब पूरा सेव करके बहुत अच्छे से रहते हैं, और उनका जो टाइमिंग होता है, जो डेली रूटीन होता है, पूरा फिक्स होता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वहाँ के बच्चों की, कि जब वहाँ से वो निकल कर आते हैं और आपसे अगर मिलते हैं आप उनसे, तो पता चल जाएगा दूर से कि भाई ये बंदा में कुछ खास है, कुछ तो है इसमें। ठीक है, तो सैनिक स्कूल की ये रही खास बात। वहाँ पर देशभक्ति, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप वहाँ पर पढ़ के निकलते हैं तब। यहाँ पर देखिए नॉट ओनली इन फोर्स, देखिए ये भी बात है कि कुल ऐसा नहीं कि सेना में, इसका उद्देश्य तो है कि बच्चों को सेना में भेजा जाए। ठीक है, अच्छे बच्चों को वहाँ पर सिलेक्शन मिले, सेना में जाए, ठीक है, देश को सर्व करें। बट ऐसा नहीं कि आप सेना में ही जा सकते हैं। आप यहाँ से पढ़ करके अगर आपका मन करता है कि नहीं हमको आईएएस बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आईपीएस बनना है तो मतलब उसके लिए ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा 12th के बाद। ठीक है, तो ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आईएएस, आईपीएस जो भी चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेना में ही जाना है। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे, मेरा एम चेंज हो गया, अब मुझे सेना में नहीं जाना है, मुझे अब जाना है कहीं आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो आप फिर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ऑप्ट करके फिर आप जा सकते हैं उधर। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं टोटल सीट्स कितने हैं। तो सीट्स देखिए क्लास 6 में और क्लास 9 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पहले तो हम एडमिशन की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिशन की बात करते हैं तो क्लास 6 और 9th में ये एडमिशन जो एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। तो यहाँ पर 6 और 9 में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सीयूटी का एग्जाम जो है एनटीए ही कराती है, वैसे ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि AISSEE इसका एग्जाम जो है होता है एनटीए कराती है। और यहाँ पर क्लास 6 और 9 दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। इस एग्जाम के थ्रू आप क्लास 6 में क्लास 9 में एडमिशन ले सकते हैं। फिर क्या होता है इसमें प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो पहले आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और कैसा पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं क्लास 9 में 6 में, ये सब जानना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा ही, बट अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको तैयारी करनी कैसी है, पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, टोटल समय कितना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो मैं इस पर फर्दर जो वीडियो जो है वो बनाता रहूंगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट होगा पहला, फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप रिटन टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे मेडिकल टेस्ट में, तो मेडिकल में भी पास हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनल लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आज सीट्स की बात करें तो हम कितने सीट्स होते हैं, तो देखिए क्या है कि ये जो जैसे जेएनवी था हर जिले में था, वैसे ही ये हर राज्य में है लगभग। तो हर राज्य में जो सीट्स हैं वो थोड़ा सा डिफर करती हैं, अलग अलग राज्य में हो सकता है अलग अलग हो। बट कक्षा 6 में बात करें तो ये 70 से 105 के बीच में होता है, इसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि किस राज्य का कितना है, बट उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना पड़ेगा अलग अलग राज्य का, ठीक है। तो बट हम बात करें अगर सिर्फ अगर अराउंड फिगर की बात करें तो 70 से 105, ठीक है, पूरे देश में सभी को मिला करके, तो एक एवरेज हम निकाले लगभग, तो ये 70 से 105 के बीच में बैठेगा, ठीक है। और क्लास 9 में बात करें तो ये 10 से 30, मतलब 9 में तो और भी कम सीट्स हो जाती हैं, बहुत कम, मतलब देख रहे हैं 10 से 30 सीट। तो इसमें अगर कंपटीशन आप फाइट करके यहाँ पर जाते हैं तो आप समझिए कि इसके लिए आपको तैयारी भी जो है बहुत जम के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पर जो कंपटीशन है काफ़ी टफ है, क्योंकि सीट्स कम है, तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, तो एज देखिए क्लास 6 में बात करें तो आपका जो आयु है यानी कि एज जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, और ये काउंट किया जाता है 31 मार्च तक। मान लीजिए कि इस सेशन में आप एग्जाम देना चाहते हैं 2023 में, ठीक है, तो 2023 में 31 मार्च तक आपकी आयु जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप 10 से कम है तो नहीं हो पाएगा, 12 से ज़्यादा चलेगा तब भी नहीं। तो 10 से 12 के बीच में अगर 31 मार्च तक आपका, मतलब 2023 में दे रहे हैं 2024 में, तो इस डेट तक अगर आपका इन दोनों के बीच में, मतलब 10 से 12 के बीच में अगर आपका आयु है, एज है, तो आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार दे सकते हैं, जैसे जेएनवी में था कि एक ही बार देना है, बट यहाँ पर आप एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं। बट ये है कि जैसे कि आपने जब 10 साल के थे तो उसी टाइम आपने एक बार पेपर दे दिया, नहीं हुआ तो जब 11 साल के हुए फिर आप पेपर दे सकते हैं 11 साल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होना चाहिए, मान्यता प्राप्त स्कूल से जो है आपको कक्षा 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप पास भी हो तब भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप 5 पास करके 6 में चले गए हैं, ठीक है, 5 पास करके 6 में चले गए हैं, लेकिन आपकी एज जो है वो 10 से 12 साल के बीच में ही है, तो बच्चों आप तब भी दे सकते हैं एग्जाम, मतलब एक से ज़्यादा बार भी एग्जाम दे सकते हैं, बस एज के इसी क्राइटेरिया, मतलब इसी बीच होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर क्लास 9 की बात करें तो आपका एज जो है वो 3 साल बढ़ जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा, 12 से 3 15, तो 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। और आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर अगर पास हो तब भी एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि आपका एज जो है वो 13 से 15 के बीच में होना चाहिए, और 31 मार्च तक ये कैलकुलेट होगा कि जिस साल में आप पेपर देने जा रहे हैं, इसमें भी वही क्राइटेरिया है जैसे 6 का था वैसे ही 9 का, कि जिस सेशन में आप पेपर देने जा रहे हैं, मान लीजिए 24 में जाते हैं, तो 24 में आपका जो एज है 31 मार्च 2024 तक ये जो होना चाहिए 13 से 15 के बीच में ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। तो ये रहा एलिजिबिलिटी का। अब आगे देखें हम
तो आगे भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फ़ी की। तो देखिए, अब फ़ी इतना दे करके मतलब डिसअपॉइंटेड मत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, ऐसा तो लग रहा हो कि नहीं बहुत ज़्यादा फ़ी है। हाँ, हालांकि फ़ी बहुत ज़्यादा, जैसे JNV की बात करें तो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट था, CHS की बात करें तो वहाँ भी 4-5 हज़ार फ़ी था, बट यहाँ पर जो है लाखों में फ़ी है। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर जो है पैसा तो लिया जाता है, बट बच्चों को जिस लेवल से मतलब जो फैसिलिटी यहाँ पर दिया जाता है और जो चीज़ें करवाई जाती है, जिस लेवल का एजुकेशन है, जिस लेवल का ट्रेनिंग है, तो उसके लिए जो है ना ये मतलब अगर बोले तो ये वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कई पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, ठीक है। अगर आप बच्चों को भेजना चाहते हैं तो एक बात तो है कि अगर आप इतना पैसा खर्च करेंगे तो वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसका, ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा जो है या फिर बच्चे देख रहे हैं तो वो भी, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, फिर वहाँ से जब निकलते हैं तो आप इस 1-2 लाख से बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, ठीक है, बहुत करोड़ों में वैल्यू होगी, ठीक है। वहाँ के जो बच्चे निकलते हैं तो वो अलग ही दिखते हैं। तो ठीक है, तो ये बात हो गई। और अभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप, ठीक है, स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जाता है। अगर आप सिविलियन है, मतलब नॉर्मल नागरिक हैं, ठीक है, आपके जैसे पेरेंट्स जो हैं अगर किसी डिफेंस में, किसी सेना में नहीं है तो उनके लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्कॉलरशिप है। अगर आप डिफेंस में हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ऐसा होता है कुछ क्राइटेरिया, अगर आप कहेंगे तो मैं स्कॉलरशिप पर भी अलग वीडियो बना दूंगा। तो स्कॉलरशिप भी आपको अगर नॉर्मल सिविलियन के लिए मैं बता देता हूँ कि आपका अगर ये जो है क्या बोलते हैं उसको, आय जो है, आय, ठीक है, इनकम, तो इनकम जो है अगर इनकम आपकी लगभग 10 से 12 हज़ार जो है मंथली है तो आपको लगभग 40 हज़ार तक, ठीक है, 40 हज़ार तक ये पर एनम है, ठीक है, मतलब एक साल में 40 हज़ार तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिस स्टेट में आप जाएंगे पढ़ने, वहाँ पर वहाँ की स्टेट जो जब आप अप्लाई करेंगे तो 40 हज़ार तक आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो 1 से 1.5 लाख तो फी है। देखिए क्या है कि किसी स्टेट में जाएंगे तो आपको हो सकता है 1 लाख फी लगे, ठीक है, मतलब ये वेरी करता रहता है। और हर साल जो फी है वो कॉशन मनी, ट्यूशन फी और वो सब करके, मतलब डाइट का फी, यूनिफॉर्म का फी, सबका करके थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि बढ़े भी, क्योंकि ट्यूशन फी जो हर साल लगभग 10% बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा फी जो है बढ़ता भी है। तो कुछ अगर JNV में आप पढ़ते हैं किसी स्टेट में, सॉरी JNV नहीं, JNV बार बार आ रहा है दिमाग में, ठीक है, सैनिक स्कूल, तो जो सैनिक स्कूल है अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं तो किसी स्कूल में हो सकता है 1.5 लाख फी हो, किसी में हो सकता है 1 से 1,20,000 तक जाए, ठीक है। तो ये डिफर करता है, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग करेगा, ठीक है, बट ये अराउंड इतना ही आपका बैठेगा पर एनम, मतलब 1 साल का इतना खर्चा बैठेगा, ठीक है। पूरा रहने का, खाने का, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी उसी में, ठीक है, अलग से कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी हम देखिए कितने सैनिक स्कूल है पूरे देश में, बात करें तो कितने सैनिक स्कूल है, तो यहाँ पर 33 हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, 33, और एक जो मैंने बताया ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यूपी में है, लखनऊ में, तो कुल मिला के होगा आपके कितने, 34। तो इसमें से 3 जो है वो यूपी में, यूपी का मुझे पता है, आप अलग अलग भी चेक कर सकते हैं अपने राज्य में कितने हैं, तो लगभग 1-1 है, बट यूपी में जो है ना वो अकेले यूपी में ही 3 ठो है, ठीक है, 3 ठो यूपी में है और एक और मिलाकर के 4 ठो है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है वो 3 अलग से है, तो यूपी में 4 ठो है। मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम और तेलंगाना को छोड़ करके सभी राज्यों में आपका 1-1 ठो है, ठीक है, सभी राज्यों में 1-1 जो है, यूपी में तो 4 हो गए, बट और राज्यों में और बात करें तो और सारे राज्यों में लगभग 1-1 आपका मिल जाएगा सैनिक स्कूल हर राज्य में, लेकिन इन 4 राज्यों में जो है वो सैनिक स्कूल नहीं है। तो आपको अगर आप इस राज्य से रहने वाले, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, तेलंगाना, तो आपको यहाँ से किसी और अदर स्टेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपके आसपास जो है स्टेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब रहा यहाँ पर लास्ट फैसिलिटी के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी जब आप सैनिक स्कूल में, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने क्वालिफाई कर लिया एंट्रेंस, तो एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद 6th-9th में आप जाते हैं पढ़ने, तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएगी। तो देखिए पहला बात है वहाँ पर कंप्यूटर लैब आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कंप्यूटर लैब, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाएंगी आपको। तो कंप्यूटर लैब होता है, वहाँ पर बैठ करके बच्चे सीखते हैं कंप्यूटर और सारे काम करते हैं। इसके बाद आपको एक लाइब्रेरी मिल जाएगा, रीडिंग हॉल मिल जाएगा, बैठ करके अपने कोर्स के अलावा भी कई सारे बुक्स वहाँ पर पढ़ करके अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो लाइब्रेरी की सुविधा आपको मिल जाती है। और हाई क्वालिटी टीचर्स पर तो डाउट ही मत करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं। और वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस चलती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर ये वीडियो शूट हो रही है, वैसे ही स्मार्ट बोर्ड पर वहाँ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। हर स्कूल में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको इस स्कूल में, सैनिक स्कूल में, आपको स्मार्ट बोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस चलती हैं, ठीक है। हॉस्टल की सुविधा तो हो ही गई, मेस, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में आप भाग ले सकते हैं, वॉलीबॉल हो,
फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो और कई सारे गेम्स जो कि आउटडोर गेम्स हैं। और इंडोर गेम में जैसे टेबल टेनिस हो गया, ये सारी चीज़ें इंडोर गेम भी वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। आगे बात करें तो इसके अलावा भी आपको वहाँ पर स्विमिंग हो गया, स्विमिंग तो सिखाया ही जाता है। हॉर्स राइडिंग भी आपको कराया जाता है, क्योंकि आप जा रहे हैं मतलब सेना के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, तो हॉर्स राइडिंग भी आपको सिखाया जाता है। आगे बात करें आपको शूटिंग पर भी ले जाया जाता है, शूटिंग, ठीक है, और वेपन चलाने सिखाया जाता है। आगे बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, फोटोग्राफी भी सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी सुविधाएं और ऐसे कई सारी सुविधाएं, ठीक है। और फिर आप बात करें कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो आप कल्चरल एक्टिविटी में सिंगिंग भी कर सकते हैं, डांसिंग भी सीख सकते हैं, ड्रामा, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाती है। अब बात करें तो योगा मेडिटेशन इस समय बहुत चल रहा है, ठीक है। योगा मेडिटेशन आप नरेंद्र मोदी जी का नाम सुनते होंगे, प्रधानमंत्री जी का, ठीक है। तो ये योगा मेडिटेशन भी आपको वहाँ पर कराया जाता है। एनसीसी की फैसिलिटी हो, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं आप। मेडिकल सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है, एमआई रूम होता है वहाँ पर, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीमार होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पर मेडिकल सपोर्ट आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। फ्री में क्या मतलब, उसके लिए तो आप फी दे रहे हैं, ठीक है, तो बट उसी में है, मतलब पर एनम जितना फी दे रहे हैं उसी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग से फी नहीं देना है। एग्रीकल्चर फार्म्स भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब कि ये भी सिखाया जाएगा, कौन कौन से फसल कुछ हो सकता है उगाने को भी सिखाया जाए। आप एग्रीकल्चर फार्म में घूम भी सकते हैं। फिर एनिमल फार्म, जैसे कि हॉर्स राइडिंग आप सीख रहे हैं तो हॉर्स का भी देख रेख करना होगा, तो वहाँ पर एनिमल फार्म भी होता है। और लास्ट ये सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी जो है, देखिए गर्ल्स जो है वो कुछ सालों से गर्ल्स को भी एडमिशन इसमें लिया जाने लगा है सैनिक स्कूल में, पहले नहीं लिया जाता था। तो जब आप जाएंगे तो क्योंकि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा चिंता रहता है पेरेंट्स को कि भेजे कि ना भेजे, तो वहाँ पर जो है चिंता करने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो है वो महिला स्टाफ भी होते हैं और सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, प्रॉपर विजिलेंस किया जाता है, देख रेख पूरा, तो महिला स्टाफ भी होते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने बात कर लिया फैसिलिटी के बारे में, सैनिक स्कूल में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा अगर एज अ मतलब आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पर क्वालिफाई करके पहुँचते हैं, तो आपको ये सारी जो है फैसिलिटी मिलेंगी। और आगे बात करें तो लास्ट, थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको अब पूरा जो सैनिक स्कूल है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर क्लास 9th में, तो आपको पूरा जो आइडिया सैनिक स्कूल के बारे में हो गया होगा, एक ओवरव्यू हो गया होगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस पर वीडियो जो है वो फर्दर आपको बना करके दे दूंगा, आप देख करके सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसे ही स्कूल के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए कोई बहुत सारे स्कूल्स हैं, अभी और स्कूल्स बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।